गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ईयर की क्लास है ग्वालियर वाले स्टूडेंट्स की। आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट ईयर की क्लास है ग्वालियर वाले स्टूडेंट्स की। पेपर नंबर 3 स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पेपर नंबर 3 जो आपका है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, उसका मीनिंग समझाया था मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में। आपका मेजर जो टॉपिक्स हैं वो यही है कि मीनिंग क्या है ECC का, नेचर क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस वजह से ये जो प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का स्टार्ट हुआ था। तो ये सब चीजें हम कर चुके थे। इसके आगे से आप थोड़े पॉइंट्स और करेंगे यूनिट 1 के ही। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे निकालेंगे पेज नंबर। हिंदी मीडियम में हमने उद्देश्य कर लिए थे। उद्देश्य देखो प्रश्न नंबर 5 उद्देश्य कर लिए थे हमने पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 उद्देश्य हमने कर लिए थे कि इसके उद्देश्य क्या है इस शिक्षा के, कि बच्चों की आदतों में सुधार लाना। ग्वालियर सारे ग्वालियर वाले हैं इंग्लिश मीडियम सबका चलो प्रश्न नंबर 5 पेज नंबर 14 ये कर लिया था ना। उद्देश्य कर लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा के अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के। पेज नंबर इज 14। ये कर लिए थे ना उद्देश्य, ठीक है। चलो उद्देश्य से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जीवन कल्याण सीखने, ये सब भी हमने कर लिया था कि लाइफ टाइम वाला भी कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 से आता 7 से करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तुत विचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE जो आपकी थी ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें कही गई है। 1986 वाली जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें कही है। तो इसमें भी वही सेम चीजें हैं जो अभी तक हमने क्वेश्चंस में की। देखो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं आपके। यहाँ से पेज नंबर 19 से देखना स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। पेज नंबर 19 से, जिसमें बताया गया है कि पेज नंबर 19 नहीं 18 के एंड से देखना स्टार्ट करिए। 18 के सबसे लास्ट की 3 लाइन से देखना स्टार्ट करिए। देखो फ्रॉइड जो है, सिगमंड फ्रॉइड, उनका क्या कहना था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों के अंदर बन जाता है। ये सारी बातें उन्होंने कही। और न्यूमैन ने भी यही बात कही। 5-6 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ऐसे ही आपने कई एड्स देखे होंगे अलग अलग कंपनीज के कि आप ये प्रोडक्ट पिलाइए अपने बच्चों को, क्योंकि 5 साल तक सबसे ज्यादा विकास होता है बच्चों का, दिमाग का 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। यही सही बात ये लोग भी कहते हैं इसमें। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखिए पेज नंबर 19 का सेकंड स्टैंजा। 4 वर्ष का बालक, जहां पे लिखा है सेकंड स्टैंजा, 4 वर्ष का बालक जो कि KG1 या मॉन्टेंसरी 1 में होता है, KG1, ठीक है। LKG यानी कि कहा जा रहा है, LKG मतलब लोअर किंडरगार्टन जो होता है, LKG1, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको 10 तक हिंदी याद कराई जा सकती है। ये सारी चीजें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो ये चीजें बताई गई हैं। चित्रों के बारे में प्रश्न पूछता है, 10 तक हिंदी कराई जा सकती है। वस्तुओं को क्रम से रखना सिखाया जा सकता है, गीत याद कर सकता है। और अक्षर ज्ञान कितने शब्दों का हो सकता है? 5600 शब्दों का, 5600 शब्दों का उसका जो शब्द भंडार है वो हो सकता है। ये इन्होंने कहा। उसके बाद देखो 5 वर्ष के बालक के बारे में बताया गया। 5 वर्ष जो कि अब UKG में आ जाएगा, या तो KG2 बोल सकते हैं, मॉन्टेंसरी 2, या UKG अपर किंडरगार्टन उसको बोला जा सकता है। उसमें देखो क्या क्या चीजें करने लगेगा। मुख्य रंगों की पहचान हो जाएगी, छोटे बड़े भारी हल्के शब्द का ज्ञान हो जाएगा, नैतिकता का विकास होगा, और क्या होगा,
शब्द देखो कितने हो गए, 14,700 शब्द हो गए उसके शब्द भंडार में, यानी कि उसकी वोकैबुलरी कि कितने शब्द उसको पता है, कितने शब्दों के बारे में उसे नॉलेज है, तो 14,700 हो गए। तो ये सारी चीजें इसमें। उसके बाद जो पॉइंटर्स नीचे की गिवन है वहां पे आ जाइए, जहाँ पे लिखा है ईसीसी प्रारंभिक बचपन की देखरेख तथा शिक्षा की आजीवन उपयोगिता या सार्थकता निम्नलिखित तथ्यों से सुस्पष्ट होती है। तो इसमें यही बताया है कि बच्चों की जो ये ज्ञान बच्चे बचपन में प्राप्त करेंगे, लाइफ टाइम उन्हें याद रहती है ये सारी चीजें जो बचपन में सिखाई जाती है, ठीक है, लाइफ टाइम याद रहेंगी। उसके बाद है इसी टाइम इनका सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण में सारी चीजें आ गई, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, ठीक है, सामाजिक, नैतिकता का विकास होना या लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, हर टाइप का डेवलपमेंट इस टाइम पे उनका होने लगेगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट देखो, शिशु व्यवहार, संस्कार, आदतें, नैतिकता, बड़ों का सम्मान करना, प्रार्थना करना सिखाना, यानी कि प्रेयर्स। बच्चे एकदम जब छोटे होते हैं 1-2 साल के, तब वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, हाथ वाथ जोड़ना आप सिखा सकते हो उन्हें, जय जय बोलना ऐसे करके वो सिखा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। लेकिन जैसे और बड़े होते हैं 4-5 साल या 6 साल, तो धीरे धीरे थोड़े बहुत श्लोक उन्हें याद कराए जा सकते हैं, छोटे छोटे श्लोकों से शुरुआत की जा सकती है। तो ये सभी चीजें हो गई। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट में देखो उनकी हेल्दी हैबिट से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है कि उनकी देखरेख करना और ये सारी चीजें, उनको पोषण आहार, न्यूट्रिशियस जो डाइट है वो सब के बारे में बताया है। देन है नेक्स्ट पेज पे फिर है वही विकास के बारे में है कि संवेगों पे अपना नियंत्रण करना सीखना, और 6 पॉइंट में है कि ऐसी बुनियाद तैयार करना जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कि बच्चे को उसके भावी जीवन के लिए, मतलब आने वाले जीवन के लिए उसको तैयार कर सके। तो यही सारे पॉइंट्स इसमें भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम को सुगम बनाने के लिए प्रारंभिक बचपन में देखरेख एवं शिक्षा की अवधि को 8 वर्ष तक की आयु तक बढ़ाने के संबंधी तर्क प्रस्तुत कीजिए। मैंने जब ये बुक स्टार्ट की थी तभी आपको बताया था कि अप टू 6 माना जाता था पहले, अप टू 6 इयर्स के बच्चे माने जाते थे ईसीसी के अंतर्गत, अप टू 6 इयर्स के बच्चे माने जाते थे ईसीसी के अंतर्गत। लेकिन अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट है 8 साल तक के, मीन 7 और 8 वाले जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी इसमें कंबाइन कर लिया गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तर्क देना है आपको। इसके पीछे देखो रीजन के कुछ पॉइंट्स गिवन है, 5 पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है। तो इसमें देखो पहला रीजन तो यही है कि जब बच्चा फर्स्ट सेकंड में आता है एलकेजी यूकेजी पढ़ने के बाद, तो फर्स्ट सेकंड में भी हम उसको वैसी ही चीजें पढ़ाते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू कराते हैं, काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, टेबल्स तक पहुंचते हैं, मींस उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उनको कंबाइन कर देने में, उसको कंबाइन करने में ये फायदेमंद रहता है कि हम पूर्व प्राथमिक को और प्राथमिक के बीच जो ये गैप आ जाता है ना, एक गैप आ जाता है कि अब बच्चा स्कूल में आ गया, फॉर्मल स्कूल में, पहले दूसरी से ये माना जाता है कि अब बच्चा फॉर्मल स्कूल में आ गया है, तो वो जो चीजें हैं वो गैप को ये खत्म करता है। अगर हम 8 साल तक का कंबाइन कर लेंगे तो उस गैप को खत्म कर देगा। युक्ति देखो इसमें लिखा युक्ति युक्तकरण हो जाएगा उस सब चीजों का। फिर है बाल विकास के सिद्धांतों के अनुकूलता। बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, आपने पढ़ाए होंगे आपको रचना मैम ने, जब चाइल्ड साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी। सिद्धांत क्या होते हैं बाल विकास के, कि बच्चों के आयु के हिसाब से कराओ, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कराओ, एक्टिविटीज के थ्रू कराओ, ये सारी चीजें हो गई। तो बच्चों के जो बाल विकास के सिद्धांत है उनके अनुकूल कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्लास में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज पे फोकस किया जाता है कि बच्चों को टीचिंग एड्स के थ्रू कराओ, एक्टिविटीज के थ्रू कराओ, ऑडियो विजुअल एड्स हो, सेंसेस का इस्तेमाल कर सके, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें। तो इसलिए 8 साल तक का कंबाइन करना जरूरी हो गया, क्योंकि वो सिमिलर ही है उससे। फिर है देखो वैश्विक अनुसंधान। अनुसंधान होता है रिसर्च, अगर अनुसंधान का मीनिंग नहीं पता आपको लिख लो वहां पे यूनिवर्सल रिसर्च। तो यूनिवर्सल रिसर्च में ये पाया गया है कि 8 वर्ष तक का बच्चे को इसमें कंबाइन किया जाए ताकि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ये ओवरऑल ये बात उभर कर सामने आई है। देखो इसमें आपको इसमें लिखा भी है कि शोध कार्यों से ये बात उभर कर सामने आई है कि प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा की अवधि 6 वर्ष के स्थान पर बढ़ाकर किया जाना और शिक्षा में कक्षा पहली और दूसरी को जोड़ना इसलिए तार्किक है क्योंकि शिक्षा में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण विधियां इन दोनों कक्षाओं में भी उसी प्रकार प्रचलन में होती है। जो बात मैंने आपको सिंपल सी लाइन में बताई कि फर्स्ट और सेकंड में भी बचपन की तरह एलकेजी यूकेजी की तरह ही उन्हें एक्टिविटीज के थ्रू आराम से बहुत प्यार से सिखाई जाती है चीजें।
उसके बाद देखो अधिगम में सुगमता आ जाती है इसको करने से, और लास्ट पॉइंट है प्रारंभिक देखरेख की आवश्यकता। तो सिर्फ 6 वर्ष तक देखरेख की जरूरत नहीं होती, इस बात को पाया गया है कि बच्चे जब तक 8-9 साल के नहीं हो जाते, 8 साल के नहीं हो जाते, तब तक उन्हें देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए भी इसको आपस में क्या कर दिया गया है, 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है बहुत, कि कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती है पूर्व प्राथमिक शालाओं में, स्टार्टिंग में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली चुनौती है उपकरणों की कमी, जैसे हमें टीचिंग एड से पढ़ाना है बच्चों को, ऑडियो विजुअल, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड की हमें जरूरत है बच्चों को कुछ पढ़ाने की, लेकिन अगर ये स्मार्ट बोर्ड ही नहीं होगा तो उनकी ऑडियो विजुअल ये सारी चीजें कैसे आप डेवलप कर पाओगे, क्या आप उन्हें फोन पे दिखा के डेवलप कर पाओगे, ज्यादा स्ट्रेंथ अगर आपकी क्लास लोगे, एक एक बच्चे को कब तक आप फोन पे दिखाते रहोगे। तो सबसे पहली कमी तो यही है कि आपके पास वस्तुएं नहीं है, उपकरण नहीं है, एड्स नहीं है। पहली चुनौती तो यही आ गई बच्चों के डेवलपमेंट में। दूसरी आगे देखो, सीखने के अवसरों की कमी। तो सीखने के अवसरों की कमी होती है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी टीचर नहीं देती जब उनका, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या चाहिए होता है, एक्सप्लोर करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में उन्हें पता हो ताकि वो उनसे सीखें, लेकिन जब आप उन्हें अवसर ही नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे। तो दूसरा ये हो गया, इसके अंदर क्या पॉइंटर्स थोड़े थोड़े पढ़ लेना जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तीसरा देखो, नवाचार या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामग्री का अभाव, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा है, अर्बन एरियाज में फिर भी कम है। अर्बन एरियाज यानी कि शहरी जो इलाके हैं, फिर भी आजकल स्मार्ट बोर्ड और ये सारी चीजें बहुत स्कूल में आने लगी हैं, लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात देखी जाए तो ये चीजें, ये क्या नॉर्मल ब्लैक बोर्ड की भी कमी है। आज भी नॉर्मल चौक ब्लैक बोर्ड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था इसी नीति के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था, उसमें यही था कि मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना एक विद्यालय में। मूलभूत सुविधाएं क्या होती है, ब्लैक बोर्ड हो, चौक हो, डेस्क हो बैठने के लिए, पंखा हो, दीवारें हो, ये मूलभूत सुविधाएं है ना, किताबें हो बच्चों के पढ़ने के लिए। तो ये सब भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तो बात ही दूर है। ये चीज हो गई, ये कुछ चुनौती हो गई। नेक्स्ट है व्यक्तित्व शिक्षण का अभाव, यानी कि इंडिविजुअल लर्निंग नहीं कराई जा सकती। जैसे ये इस चीज में टीचर की भी गलती नहीं मानी जा सकती अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है। मान लीजिए अगर 30 बच्चे हैं किसी क्लास में, एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट में, सेकंड में 30 या 40 बच्चे हैं, और टीचर को एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट कराने हैं, थोड़ा सा मैथ्स कराना है, थोड़ा सा हिंदी कराना है, बच्चों को थोड़ा नैतिक शिक्षा का ध्यान देना है, तो क्या टीचर के लिए पॉसिबल है कि वो एक एक बच्चे के पास जाके एक एक सब्जेक्ट कराए उसे? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में ये चीजें हैं, ये लूपहोल है पूरे सिस्टम में, ये गलतियां हैं जो कि जिससे सुधारने की जरूरत है दोनों तरफ से। यानी कि टीचर को भी करना पड़ेगा अपनी तरफ से, मतलब एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा इन सब चीजों को। नेक्स्ट है प्रशिक्षित निष्ठावान शिक्षकों की कमी, जो कि बहुत ज्यादा है। शिक्षक तो है ही नहीं, आपने देखा होगा स्कूल्स खाली पड़े रहते हैं, खासकर रूरल एरियाज में, कि भाई टीचर नहीं है, बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चों को हम क्यों भेजें। उसके बाद है शिक्षण विधियों में गुणवत्ता की कमी, यानी कि क्वालिटी नहीं है। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी जो चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पाती बच्चों को, क्वालिटी की कमी है। उसके बाद प्रेरणा तथा पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहन की कमी। बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो टीचर के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। मान लो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रही उन्होंने, या कोई और अच्छा काम किया, तो टीचर के पास कुछ देने के लिए वस्तुएं नहीं है, या टीचर वर्बली भी कई बार नहीं प्रोत्साहित कर पाते। तो ये ड्यूटी टीचर की है कि वो वर्बली या नॉन वर्बली किसी भी तरीके से बच्चों को रीइंफोर्समेंट करके, रिवॉर्ड देके, प्रोत्साहन देके, बाकी बच्चों के लिए भी उसको एक क्या बना दे, क्या बोलते हैं उसको, कि मिसाल बना दे बाकी बच्चों के लिए भी, कि भाई इसे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकती है वो चीज। तो इससे क्या होगा, बच्चे लर्निंग उनकी फास्ट होगी। नेक्स्ट है आपको अभ्यास कार्यों का अभाव, तो रिवीजन नहीं कराई जाती, वो हो गया। उसके बाद है 3R के शिक्षण की चुनौती। 3R कौन से हो गए बताओ? 3R ऐसे बोला, ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ 3R कौन से होते हैं बताओ? ऐसे लिखा है 3 आर्ट्स सुने होंगे आपने, कभी सुना है 3 आर्ट्स के बारे में? वो वाले नहीं, ईवीएस वाले नहीं, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, वो वाले 3 आर नहीं पूछ रही मैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो 3 आर्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। देखो 3 आर्ट्स हो गए जो बेसिक है सबसे ज्यादा, रीडिंग सिखाना, राइटिंग सिखाना, और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी कि आपका ये मैथ्स बच्चों को,
ठीक है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक्स यानी कि गिनती और ये जो चीजें सिखाते हैं। तो ये बेसिक हैं चीजें, और इसी में बच्चे तीसरी कक्षा में पहुंच जाते हैं, चौथी में पहुंच जाते हैं। कई बार इन 3 आर्ट्स के बारे में बच्चों को नहीं पता होता। मान लीजिए राइटिंग आ रहा होगा लेकिन रीडिंग नहीं आ रहा, किसी को रीडिंग आ रहा है, राइटिंग नहीं आ रहा, किसी को ये दोनों चीज आ रही है, अर्थमेटिक नहीं आ रही। तो ये सबसे बेसिक है, ये सबसे बेसिक चीज होती है ना बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक सिखाना। तो ये चीजों का ये एक चुनौती है। उसके बाद है बालकों के अवधान केंद्रीकरण की चुनौती, यानी कि छोटे बच्चे प्राय देर तक एक विषय में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ठीक है, अटेंशन स्पैन उनका बहुत कम होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते ना। तो वो चीज है कि टीचर के लिए चुनौती वाला काम है वो। बालकों की भावनात्मक समस्या का ध्यान, यानी कि इमोशनली कई बार बच्चा रोने लगता है, ज्यादा देर नहीं बैठ पाता क्लास में, या किसी कोई और प्रॉब्लम होती है, तो वो भी टीचर के लिए चुनौती है। और एंड में है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के संबंधी चुनौती, यानी कि सिलेबस या करिकुलम जो भी है या बुक्स है उससे रिलेटेड जो कमी है, मान लो बुक्स की कमी है, क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, बुक्स नहीं है, तो वो एक चीज हुई। नेक्स्ट देखो, शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये हम कर चुके हैं, ये आप अपने आप से रीड करिएगा। शाला पूर्व तैयारी, इसमें यही सारे पॉइंट्स हैं कि बच्चों को शाला पूर्व तैयारी कराने का क्या मतलब है। जैसे अगर इस 8 साल को अभी भूल जाओ, चलो भूलो नहीं, 3rd से 3rd क्लास से 12th क्लास तक ये फॉर्मल स्कूल में आ गए। अगर 1st 2nd को हम हटा दें, ECC पे ले लें 1st 2nd क्लास को, तो 3rd to 12th क्लास नॉर्मल फॉर्मल स्कूल में आ गए। औपचारिक स्कूल जहाँ बच्चों को ड्रेस प्रॉपर्ली पहन के जानी है, टाइम टेबल फॉलो करना है, अपने आप वॉशरूम जाना है, ये सारी चीजें जहाँ पे है। तो शाला पूर्व तैयारी क्या हो गई, ये ECC आपकी, ये हो गई आपको जो इसके लिए आप तैयारी करा रहे हो, इसके लिए जो यहाँ पे तैयारी हो रही है उसी को बोला जाता है शाला पूर्व तैयारी। हर चीज की तैयारी, टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड, शायद लास्ट क्लास में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो देखो इसी में पॉइंट्स मेंशन भी होंगे, इनको आप रीड करिएगा खुद से। आत्मनिर्भरता, देखो पहला आ गया सेल्फ इंडिपेंडेंट, पेज नंबर 24 पे सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो बच्चों को अपने आप से बच्चे कपड़ा पहनना सीख लें। ठीक है, अगर बच्चों के शू लेस खुल गए बांधना सीख लें, शूज उतर गए पहनना सीख ले, अपना बैग खुद से कैरी करना सीख ले, वॉशरूम जाना सीख ले, अपना लंच करना सीख ले, लंच को वापस बंद करके रखना सीख ले। आप किसी भी KG क्लास में चले जाओ या 1st में चले जाओ, बच्चे अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 1 या 2 बच्चा जरूर आपसे बोतल का कैप खुलवाने आएगा, 2 या 4 बच्चे जरूर आपसे लंच बॉक्स खुलवाने आएंगे। इवन वो इजी होगा खोलने में, लेकिन वो हैबिचुअल है उस चीज के कि मैम खोल के देगी, या अगर कोई आया है स्कूल में वो खोल के देगी, वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज के। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, फिर उनको जब बताया जाता है कि ये आप अपने आप भी कर सकते हो, तो धीरे धीरे जब वो फॉर्मल स्कूल में जाते हैं ये सब काम अपने आप करना सीख लेते हैं। तो यही है, आत्मनिर्भरता आ जाती है हर चीज के लिए। फिर भाषाई तैयारी यानी कि लैंग्वेज के लिए जो प्रॉपर आगे चल के उन्हें लैंग्वेज सीखनी है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, जो भी जहाँ पे जिसकी लैंग्वेज है वो जिसको सीखनी है उसके लिए पहले से ही तैयारी करने लगते हैं। ABCD वगैरह सिखाई जा सकते हैं, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, सिंपल वर्ड्स, ठीक है, वो उन्हें सिखा दिए जाते हैं पहले से ही। फिर है पढ़ने की तैयारी, पढ़ने की यानी कि शब्दों को पहचानने की, रीडिंग, एक तरीके से रीडिंग हैबिट्स उनको डलवाई जा सकती है। शब्द की पहचान करवाना, वो बहुत एक्टिविटीज होती है शब्द की पहचान कराने के लिए कि आपने यहाँ पे बी वर्ड लिखा, मान लीजिए बी लिखा आपने, ठीक है, बी लिखा, आपने अलग अलग बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स दे दिए बच्चों के हाथ में, एक बच्चे या पूरे ग्रुप के हाथ में आपने फ्लैश कार्ड्स दे दिए कि 3 ग्रुप बना दिया आपने पूरी क्लास में और सबको फ्लैश कार्ड दे दिए, तीनों ग्रुप को। फ्लैश कार्ड समझते हैं, कार्डबोर्ड का जिसपे बी, जिसपे सारे अल्फाबेट्स लिखे होंगे, 3 ग्रुप्स में आपने दे दिए उन अल्फाबेट्स को और यहाँ पे लेटर लिखा और कहा कि जो ग्रुप सबसे पहले ये लेटर फाइंड आउट करेगा उसको मैं प्राइज दूंगी, उसके लिए क्लैपिंग होगी। तो इससे क्या होगा, उनको वर्ड्स की पहचान होगी। सिर्फ इसकी नहीं, गिनती के लिए कर सकते हो आप, काखा गागा के लिए कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए। और ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, ऐसी हजारों एक्टिविटीज आप करा सकते हो क्लास में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद लिखने की तैयारी, ऐसे ही गणित की तैयारी, इनको आप रीड कर लीजिएगा। शारीरिक तैयारी, सृजनात्मक गतिविधि, ये सारी चीजें हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 11। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, जितने भी हैं ऑलमोस्ट सेम ही है, जो बिल्कुल अलग हो गए उसको मैं आपको डिटेल में करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक बचपन की देखरेख तथा शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय की तत्परता। तत्परता का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, बताइए क्या होता है तत्परता। क्वेश्चन का मीनिंग पता होगा जब तो आंसर बना पाओगे। इंग्लिश में बता देती हूँ, रेडीनेस।
रेडीनेस, तत्परता, बताओ। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आगे, हाँ, किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहना मीन्स उस फटाफट रेडी हो जाना। रेडीनेस मीन्स फटाफट उस काम को करने के लिए रेडी हो जाना। तो स्कूल की तरफ से क्या चीजें होनी चाहिए, खुद से सोचो। स्कूल की तरफ से छोटे बच्चों के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, बुक को भूल जाओ, बुक को भूल जाओ, खुद से सोचो स्कूल को क्या तैयारी करनी है उन बच्चों के लिए जो एकदम नन्हे मुन्ने से बच्चे आए हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। उनके लिए स्कूल क्या करेगा अपनी तरफ से, स्कूल करेगा कि ऐसे डेस्क उनके लिए अरेंज करे। सबसे पहले आएंगे स्कूल में, एंटर करेंगे, ठीक है, स्टेयर्स चढ़ेंगे, स्टेयर्स उनके अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस होती है जनरली छोटे बच्चों की, बड़ी ऊपर होती नहीं है क्लासेस। बहुत कम होता है कि फर्स्ट सेकंड या एलकेजी और यूकेजी आपको ऊपर किसी स्कूल में दिखे। जनरली ग्राउंड फ्लोर पे होती है क्लासेस। पहला काम बच्चा क्या करेगा, बैग रखेगा, बैठेगा डेस्क पे। तो स्कूल क्या कर सकता है, ऐसे यूजर फ्रेंडली या चाइल्ड फ्रेंडली डेस्क होने चाहिए जिसमें से लोहा बाहर ना निकल रहा हो, ठीक है, उनको चुभ ना जाए, उनके लिए, बच्चों के लिए अच्छा हो, ऐसा डेस्क हो। उसके बाद स्कूल का एनवायरनमेंट, जो क्लासरूम हो, अगर बिल्कुल व्हाइट वॉल्स रहेंगी उनके लिए तो उनको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। कलरफुल वॉल्स होनी चाहिए, फैमिली रहेंगी, कहाँ बैठेंगे, गर्मी में तो नहीं बैठेंगे, तो वॉल्स होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे उनके जैसी, उनको पढ़ने लायक बुक्स हो, फ्लैश कार्ड्स हो उनके लिए, टॉयज हो उनके लिए, ठीक है। और कई स्कूलों में पूल्स वगैरह भी होते हैं ना, पूल में लेके जाते हैं, पूल डे होता है उनका, बच्चे पहले से अपना रेडी होके आते हैं पूल डे के लिए। ये सारी चीजें। और क्या कर सकता है स्कूल, सोचो। ईसीसी नाम से ही पता लगेगा आपको, इसी के नाम में भी है अर्ली चाइल्डहुड केयर। केयर पे आ जाओ, चाइल्डहुड के बारे में समझ गए। केयर, केयर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक डॉक्टर होना चाहिए स्कूल में। उनकी टाइम टू टाइम, क्योंकि छोटे बच्चे ग्रोथ होती रहेगी, तो टाइम टू टाइम उनकी ग्रोथ नोट करना कि अभी बच्चा यहाँ तक था, इसकी हाइट इतनी थी, वेट इतना था, इतने टाइम में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और नहीं बढ़ रहा तो क्या रीजन है, फैमिली को इन्वॉल्व करे साथ में। तो ये हो गई चिकित्सा वाली बात। और बताओ क्या हो सकता है, और सोचो केयर में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। बाहर प्लेग्राउंड में लेके जा रहे हो, क्या कर सकते हो, चोट ना लगे उस चीज का क्या मीन्स, फेंसिंग अच्छी होनी चाहिए। फेंसिंग समझते हो, जो तारे वाली लगी होती है स्कूल्स के आसपास, वो अच्छी होनी चाहिए, बच्चा उसको टच ना कर पाए, क्योंकि बच्चे को लग जाएगी चोट। और अगर मैदान है, मैदान में खेलने लेके जा रहे हो तो एकदम वैसा मैदान ना हो, प्लेन घास वगैरह होनी चाहिए, वरना गिरेगा तो बहुत चोट लगेगी। और क्या कर सकते हो, केयर, केयर वर्ड से और क्या क्या चीजें निकल के आ सकती है, बताओ। साफ सुथरी हो, फर्श ज्यादा स्लिपरी ना हो, वरना वो गिरेंगे, फिसलेंगे। वॉशरूम जो है, टॉयलेट्स, उनकी बार बार सफाई होती है हर 2 घंटे में या हर 1 घंटे में, क्योंकि बच्चे जाते हैं पानी मिला देते हैं, तो वो बार बार वो सूखा होना जरूरी है वो फ्लोर, वरना फिसल के फिर वो गिरेंगे। टैप वाटर अच्छा होना चाहिए हैंड वॉश के लिए, सोप होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए। और क्या क्या चीज हो सकती है, देखो खुद ही आगे ना बात समझ कि क्वेश्चन में लिखना क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग जब समझ जाओगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा उसके अंदर लिखना क्या है। रट्टे नहीं लगाने होते ऐसे टॉपिक में कि आप सोचोगे हम घर से लर्न करके चले जाएंगे 5 पॉइंट्स और हम वही लिख देंगे, सारे भूल जाओगे 5 के पॉइंट्स। जो याद रहेगी वो है आपकी बेसिक नॉलेज, क्वेश्चन से जो आपको आंसर बना पाओगे वो याद रहेगी आपको। कि और क्या क्या चीजें देखो इसमें आगे, परिसर में साज सज्जा अच्छी होनी चाहिए। यातायात, जो अगर स्कूल ट्रांसपोर्ट से जाता है तो उस अकॉर्डिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए स्कूल ट्रांसपोर्ट की, खेल का मैदान अच्छा होना चाहिए। वही सब है जो मैंने आपको बताया ना, पौष्टिक आहार जैसे मिड डे मील वगैरह मिलती है तो वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत डर्टी हैंड से सर्व हो रहा हो या अच्छे तरीके से ना बन के आया हो। साफ सफाई होनी चाहिए। बच्चे का लंच अगर गिर गया है बाई चांस नीचे और उसके पास खाने के लिए तो उसको खाने की वस्तुएं प्रदान करना, ये नहीं है कि बच्चों को बोल दिया जाए कि उठा के खा लो उसे, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई पूर्व प्राथमिकी, प्राथमिक बचपन की। ऐसे ही आपको शिक्षा संबंधी, ये तो केयर संबंधी लिखी हुई थी, देख रेख संबंधी देखो पेज नंबर 26 पे ना आ वाला पॉइंट, प्रारंभिक बचपन की देख रेख संबंधी। ऐसे ही शिक्षा संबंधी आ गई कुछ आदतें जो आप पहले कर चुके हैं, वही सारे पॉइंट्स देखो 3R वाले, सर्वांगीण विकास वाले, वही सेम पॉइंट्स इसमें भी है। प्रशिक्षित व निष्ठावान शिक्षक शिक्षिकाएं चाहिए वहां पे, तो ये सारे पॉइंट्स वही सेम है जो पहले किए हैं। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़े पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। प्रश्न नंबर 12,
10 साल 20 साल 30 साल की ये सब चीजें, उससे पहले इतना इन चीजों में ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस नीति के अंतर्गत और जब इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मतलब होता है जब ये नीति ढंग से लागू हुई, ठीक है, ये लागू हुई जब, तब इसकी जरूरत महसूस की गई कि इसमें चेंजेस लाने हैं, हमें इसमें कुछ ना कुछ हमें करना है। तो इनको ये समझा गया। डे सेंटर्स जो होते हैं, डे सेंटर्स यानी कि जब बच्चों को आप सुबह से दोपहर तक जहाँ पे छोड़ सकते हैं, शाम तक जहाँ पे बच्चों को जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, डे केयर सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ वो सब चीजें खोली गई। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट पेज पे, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी वगैरह ये सब, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र ये सब खोले गए। आंगनबाड़ी हो गई, बालवाड़ी हो गई, क्रैच हो गए जिसे बोला जाता है, झूला घर बोला जाता है जिसे शायद हिंदी में, तो ये सब चीजें खोली गई। देन है देखो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ये पॉइंटर्स में आपको लिखा है 1986 की पॉलिसी में कि बजट, सबसे पहले तो पर्याप्त बजट देने की बात की गई कि जब तक बजट नहीं होगा आप चाहे कितनी बातें कर लो कागजों पे चाहे कितनी बातें कर लो कि हमें ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है, लेकिन पैसा ही नहीं होगा तो कैसे करोगे। तो बजट, इन्होंने बजट का प्रावधान किया सबसे पहले। उसके बाद है कि पहले ये सारी चीजें जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं ना बच्चों का, ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, इसको पहले अलग अलग यूनिट के तौर पे देखा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट अलग, मेंटल डेवलपमेंट अलग, सोशल डेवलपमेंट अलग, इसको एक इकाई के तौर पे देखा जाने लगा कि ये सब एक है, ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो एक कनेक्शन के तौर से इसे देखा गया। फिर उसके बाद है कि जितने भी शिशु की देखभाल के लिए जितने भी सेंटर्स अलग अलग नाम से बने, चाहे किसी भी नाम से बने, वो सबका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि जो भी एजुकेशन है वो क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड ना हो। इस चीज पे फोकस किया गया, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर है आपका चौथा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो MHRD मिनिस्ट्री वगैरह है या जितनी भी मिनिस्ट्री है उनकी पूरी सहायता मिल सके। MHRD मिनिस्ट्री है ना, पता है आपको, थी मतलब अब तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। MHRD मिनिस्ट्री थी जो 2020 में चेंज हो के MOE हो गई है, MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। तो इन सबकी सहायता मिल सके जितने भी ये क्रैच वगैरह खोले जाएं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि 14 वर्ष तक की अवस्था तक ये जितने भी बालकों को एडमिशन कराया जाए वो 14 वर्ष तक की आयु तक स्कूल में टिके रहे। ये बात कहाँ से आई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है आपकी बच्चों को दी जानी, कि कोई भी जीरो रिटेंशन हो। जीरो रिटेंशन का मतलब कोई भी बच्चा बीच में ड्रॉप आउट ना करे, मतलब स्कूल ना छोड़ दे किसी भी कारण से। इस चीज का प्रावधान किया जाए कि जीरो ड्रॉप आउट करने की बात की गई कि बच्चे स्कूल ना छोड़े बीच में 14 वर्ष तक, एटलीस्ट 14 ईयर्स। ये आपके बाद में चल के ये जो ये था, ये सब चीजें 2009 में आके ये सब चीजें क्या हो गई थी, फंडामेंटल राइट बन गया था बच्चों का, फंडामेंटल राइट बन गया था आरटी एक्ट के थ्रू। आरटी एक्ट सबको पता होगा, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए, और उससे पहले ताकि ड्रॉप आउट रोके जा सके। तो ये उसी टाइम से क्या है, बहुत पहले से ये सब चीजें चली आ रही है। फंडामेंटल राइट बाद में ही बना था, 2009 में आके फंडामेंटल राइट बना, उससे पहले से ये चीजें चली आ रही थी कि बच्चों को रोका जाए एटलीस्ट 14 ईयर्स की एज तक। उसके बाद ये हो गई 1986 की पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स। ऐसे ही 2005 में जो NCF आया आपका, NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। करिकुलम समझते हैं सब, पाठ्यक्रम को लेके एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि कैसा कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस किस लेवल पे, पूर्व प्राथमिक में कैसा होना चाहिए, प्राथमिक में कैसा होना चाहिए, अपर में कैसा होना चाहिए, अपर क्लासेस में। तो ये सब चीजें आई थी। उन्होंने क्या कहा, 5 बुनियादी बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा। देखो, उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित एवं उपयुक्त वेतन के शिक्षक, उपयुक्त बालक, शिक्षक अनुपात यानी कि चाइल्ड और टीचर रेशो, मतलब चाइल्ड टीचर रेशो का मतलब कि 30 बच्चों के या 40 बच्चों के एक टीचर या जो भी हिसाब रहता है उस अकॉर्डिंग बच्चों के हेतु आवश्यक साधन व संसाधन, उत्साहवर्धक डायरेक्शन नीति, ये सारी चीजें हो गई। थर्ड है देखो ECC की गुणवत्ता मानक, इसको आप खुद से रीड कर लो, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। फिर है राष्ट्रीय बाल नीति, इस वाले पे आ जाओ, फोर्थ वाले पे। इसमें राष्ट्रीय बाल नीति में क्या क्या हो गया, बाल नीति में क्या क्या चीजें आई निकल के कि भारत बालकों की संख्या की दृष्टि में
इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में हैं, और वैसे भी तो पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है, तो बच्चे तो होंगे ही ऑब्वियसली ज्यादा। प्रत्येक बालक अपने आप में अद्वितीय है, यानी कि यूनिक। बच्चा अपने में आप में ही यूनिक है। ये 2013 की राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद है 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति बालक की परिभाषा में आते हैं, यानी कि उनको भी बच्चा ही बोला जाएगा जो 18 वर्ष तक की आयु के हैं। प्रत्येक बालक स्वतंत्र है, उसकी गरिमा महत्वपूर्ण है। गरिमा यानी कि उसकी जो रिस्पेक्ट जरूरी है करना, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी धिक्कार दोगे या कुछ भी कह दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद जीने का, विकास करने का, शिक्षा पाने का सबका हक है, उन्हें विकास उनका हो, इन सब चीजों का पूरा हक प्रदान है। ऐसे देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं इसमें, 23 पॉइंट्स हैं ऐसे करके जो ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि उनको प्रॉपर वातावरण मिले, उनको उपकरण प्रदान हो, खेल मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाए, वातावरण अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अच्छा हो, उनके स्वास्थ्य का नियमित जांच हो, और अगर जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, चल फिर भी ठीक से चल सकते, और अगर स्टेयर्स की जगह रैंप भी बनाई जाए साथ साथ में। रैंप समझते हैं, रैंप यानी कि ऐसा करके जो जिसपे व्हील चेयर इजीली चल सके, तो रैंप वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और देखो उनकी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, उनका कोई शोषण ना करे, दुर्व्यवहार ना करे, उनके साथ हिंसा ना हो, मॉनिटरिंग होती रहे, साथ साथ इंस्पेक्शन होता रहे, इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। और लास्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त है, वो देखो अनुच्छेद 29 के भाग ए में, अनुच्छेद 29 के भाग ए में क्या क्या पॉइंट्स हैं। नहीं हरियाणा की क्लास में आशीष, ये एमपी वालों की क्लास है, ग्वालियर वाले स्टूडेंट्स की। रचना नाम की चल रही होगी क्लास, वो वाली अटेंड। फिर है देखो इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं, बच्चों के व्यक्तित्व और इन चीजों का पूरा विकास, मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना, माता पिता की संस्कृति, पहचान, भाषा, जीवन मूल्य, बच्चों के निवास, उद्गम वाले क्षेत्र के राष्ट्रीय मूल्य, बच्चों की सभ्यता के अलावा अन्य सभ्यताओं के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट करना सिखाना उन्हें कि सिर्फ हमारा ही रिलीजन हमारा नहीं है, बाकी रिलीजन की भी हमें रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। सूझबूझ, सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता, मैत्री की भावना यानी कि ब्रदरहुड, ये सब चीजों में सिखाई जानी चाहिए। तो ये कुछ प्रावधान थे अलग अलग नीतियों के द्वारा। 1986 की पॉलिसी, 2005 वाली हो गई, एक राष्ट्रीय वो बाल नीति हो गई, और एक ये वाला हो गया संयुक्त राष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, देख रेख में क्या क्या समस्याएं आती है। समस्याएं शायद हम पहले भी अभी करी है ना, चुनौतियां करी थी, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखो कि भारत में प्रारंभिक बचपन की देखरेख में क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहले हमने चुनौतियों वाला क्वेश्चन किया, अब क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। देखो कि सीमित विस्तार ठीक से नहीं हो पाया, असमान अस्पष्ट उद्देश्य, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ना वो क्लियर नहीं है कि बच्चों के अंदर हमें एट द लास्ट चाहिए क्या। एट द लास्ट हमारे भारत को या हमारे जितनी भी शिक्षा नीतियां एट द एंड बच्चों से हमें चाहिए क्या, कोई चीजें क्लियर नहीं है, हर जगह अलग अलग बात कही जा रही है। उसके अलावा वो अध्यक्ष टीचर्स की कमी हो गई, महंगी शिक्षा हो गई, पेरेंट्स में जागरूकता नहीं है, देखो अभिभावकों में जागरूकता का अभाव हो गया, शिशु शिक्षा केंद्रों का व्यवसायीकरण, एसीसी केंद्र पर ले जाने की असुविधा, देखरेख व शिक्षा में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी नहीं है। आपने बहुत पहले अगर ध्यान दिया हो कभी न्यूज वगैरह में या वैसे किसी से सुना तो आपने देखा होगा कि हमने बच्चे को अपने डे केयर सेंटर में डाला और वहां तो उसके साथ ना खाना मिल रहा था उस बच्चे को, ना उस बच्चे को पढ़ाई करवाई जा रही थी और उसको डरा धमका के रखा जाता था। ऐसे बहुत केसेस सामने आए थे इन बिटवीन कुछ साल पहले, आज से 10-15 साल पहले ऐसे बहुत केसेस सामने आते थे, अभी भी आते होंगे इवन, कि बच्चों को हमने, पेरेंट्स तो वर्किंग है, बच्चों को छोड़ा है डे केयर सेंटर्स में, लेकिन वहां क्या पता लग रहा है, बाद में पता लगता था जब कैमरा वगैरह कम होते थे, उस टाइम कैमरा वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता था उस टाइम, तो पता ही नहीं लगता था पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा क्यों डरा रहता है। धीरे धीरे जब ये सारी इंप्रूवमेंट्स हुई ना, कैमरा आ गए, पेरेंट्स अपने फोन में ही देख लेते हैं कि हमारे बच्चे की देख रेख कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, खाना दे रहे हैं कि नहीं, तब इन सब चीजों में क्या आ गई इंप्रूवमेंट। और पेरेंट्स भी उन्हीं डे केयर सेंटर्स में अपने बच्चों को डालते जहाँ रिलायबल होता था,
मतलब विश्वसनीयता जहाँ पे होती थी कि भाई यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हम फोन पे देख सकते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स ने भी फिर डालना बंद कर दिया। ऐसे ही और केस सुने होंगे आपने, ये तो डे केयर सेंटर्स के हो गए, मेड्स के केस सुने होंगे, घर पे जब बच्चे को मेड्स के भरोसे छोड़ के जाते थे। ये तो ऑब्वियसली सबने सुना होगा कि मेड्स ने उस बच्चे को मारा और उसको मतलब ना खाना दिया ना पानी दिया, कुछ नहीं दिया, उसकी देख रेख नहीं करी। तो ये सब चीजें भी बाद में पता लगी कैमरे के थ्रू, जो पेरेंट्स ने कैमरा लगा रखा था घर, उस थ्रू ये चीजें उन सब चीजों के थ्रू ये चीजें पता लगी। नेक्स्ट है देखो समस्याएं, यही वाली है, वही सेम समस्याएं हैं। फिर है अब समस्याओं के विश्लेषण। आप देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिले कि पहला क्वेश्चन ये हो कि समस्याएं बताओ और दूसरा हो कि समाधान बताओ, तो बस आपको समस्याएं पता होनी चाहिए क्या क्या है, समाधान तो वही होंगे ना। जैसे पहली समस्या पे आ जाओ, पहली समस्या थी कि असमान व अस्पष्ट उद्देश्य थे कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। तो समाधान क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा कि उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाए, क्लियरिटी हो, एक मतलब पूरे इंडिया में एक जैसे उद्देश्य हो, चाहे वो कोई भी सिटी हो कोई भी स्टेट हो, एक जैसे उद्देश्य हो कि हमें बच्चों के अंदर ये चाहिए। पहली समस्या का समाधान। उसके बाद है महंगी शिक्षा। तो शिक्षा को क्या किया जाए, मतलब सस्ता किया जाए, एक तरीके से पैसे पेरेंट्स के कम लगे, महंगी शिक्षा को सस्ता करने की कोशिश की जाए। तीसरा था अध्यापिकाओं की कमी, तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाए। समस्या जो होगी वही समाधान निकल के आएंगे एट द एंड, वही तो समाधान करोगे। उसके बाद है अभिभावकों में जागरूकता, तो अभिभावकों में जागरूकता फैलाई जाए रेडियोस के थ्रू, ठीक है, टेलीविजन के थ्रू, एड्स आते हैं उनके थ्रू, अलग अलग एड्स आते हैं, पेरेंट्स को कॉल करके एडल्ट एजुकेशन दी जाए। एडल्ट एजुकेशन का मतलब है 15 से 35 वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हें पढ़ा के, ठीक है, उन्हें शिक्षित किया जाए ताकि ये जागरूकता फैले। उसके बाद जो ये शिक्षक केंद्र हैं जहाँ पे ये गलत चीजें होती हैं उन सबको बंद किया जाए, उन सब पे निगरानी रखी जाए, देख रेख की जो क्वालिटी है, क्वालिटी की जो कमी है उसमें क्वालिटी लाई जाए। तो जो समस्याएं थी उसी से रिलेटेड आप समाधान करोगे। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट वगैरह जो भी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट या इंस्पेक्शन करना, टाइम टू टाइम उनका निरीक्षण करना, ये सारी चीजें। फिर है देखो दोबारा से इसमें है कि समस्याओं के समाधान के सुझाव दीजिए 15वें क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन में, इसको खुद से रीड कर लिएगा, यही है। इसमें भी वही सेम है कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे कैसे सुधारेंगे। समस्याएं थी ना वही 3 आवर्स वगैरह पढ़ाए जाए ढंग से, एक्टिविटीज नहीं है, प्रॉपर्ली पैसे नहीं है, तो वही समाधान बन के आएंगे कि ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन 16 पे आ जाओ डायरेक्टर। क्वेश्चन 16 पे 16 है प्रारंभिक बचपन की देखरेख तथा शिक्षा के संप्रत्य को स्पष्ट करें तथा इसके भारत में विकास क्रम तथा महत्व पर प्रकाश डालें। तो देखो कुछ वो लिखा हुआ है रॉस के अकॉर्डिंग। रॉस ने क्या बताया, शैशवावस्था 1 से 3 साल यानी कि इन्फेंसी हो गई 1 से 3 साल, प्रारंभिक बाल्यकाल हो गया 3 से 7 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, एक हो गया अर्ली चाइल्डहुड, एक हो गया लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष, फिर आ गई किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष, और उसके बाद ये तो हो गई जो रॉस ने दी है, रॉस के द्वारा। उसके नीचे वाली है सैले के अकॉर्डिंग, वो कहते हैं जो शैशवावस्था है 5 से 6 वर्ष तक चलती है, उसके बाद बाल्यावस्था। मीन्स ये जो है ना, ये सारे टर्म्स जितने भी अलग अलग लोगों ने दे रखे हैं कि इतने से इतने साल, कभी भी आप चाइल्डहुड को या इन्फेंसी को एज में नहीं बाउंड कर सकते कि मान लो जैसे इन्होंने एज दे दी कि उत्तर बाल्यावस्था जैसे दी इन्होंने 7 से 12 वर्ष इन्होंने बताया कि लेटर चाइल्डहुड है, उसके बाद बच्चा एडोलसेंस बन जाएगा। मान लो बच्चा 13 साल का है, अभी भी उसके अंदर बचपन है, 14 साल का है, अभी भी उसके अंदर बचपन है, तो कभी भी ना शब्दों में नहीं बांट सकते आप उन्हें, ये सिर्फ फैक्चुअल होती है चीजें कि एक ओवरऑल आपको व्यू पता हो कि बच्चे हैं इस एज के, तो ये इन चीजों को कभी आप उसमें नहीं बांट सकते, नंबर्स में नहीं बांट के रख सकते कि इतने साल का बच्चा ऐसा बिहेव करना चाहिए। जैसे है ना पियाजे की थ्योरी कर ली है, मैम ने करा दिया पियाजे की थ्योरी, नहीं करी है क्या आपके में, नहीं है अभी? तो जो जीन पियाजे है वो कहते हैं इतने से इतने वर्ष में बच्चा ये काम करता है, इतने से इतने वर्ष में बच्चा ये काम करेगा। मान लीजिए बच्चा अगर 1 साल बाद वो काम करता है तो क्या होगा, तो उनको कभी नंबर्स में नहीं बांटा जा सकता, ये सिर्फ फैक्चुअल होता है कि आपको एक जनरल नॉलेज हो। नेक्स्ट देखो भारत में इसका क्या विकास क्रम है, इसको देखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है।
कि देखरेख का स्वरूप की क्या क्या देखरेख कराई जा सकती है और विषय क्या क्या कराए जा सकते हैं। इसमें से 2-3 मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप देखिएगा खुद। जैसे है 4th वाला, देखो खेलकूद व्यवस्था। खेलकूद में क्या कर सकते हो, इंडोर और आउटडोर दोनों व्यवस्था होनी चाहिए। इंडोर मीन्स जो आप बच्चों को क्लासरूम के अंदर गेम्स खिला सकते हो, जिसके लिए बाहर मैदान में ले जाने की जरूरत ना पड़े। क्यों इंडोर भी होनी चाहिए गेम्स, सिर्फ आउटडोर से भी तो काम चलाया जा सकता है, इंडोर भी क्यों होनी चाहिए बताओ? इंडोर गेम्स भी क्यों होनी चाहिए? आउटडोर बाहर ही तो ले जाके खिला सकते हो, उनका फिजिकल डेवलपमेंट ही तो करना है। इंडोर भी क्यों होनी चाहिए? तो इंडोर गेम्स बच्चों ने खेली, घर के अंदर खेला। स्कूल में, अब स्कूल आने लगे बच्चे, अब इंडोर गेम्स का क्या फायदा है? अब तो स्कूल जाने लगे, अब इंडोर गेम्स का क्या फायदा है? सोचो, ये तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि इंडोर के गेम अलग होता है, तो उन्हें बाहर बैठा के खिला दो इंडोर वाले। बाहर का जैसे इन्वायरमेंट खराब है, कोई बहुत सारी चीजें हो सकती है। मान लो प्लेग्राउंड में काम चल रहा है, ठीक है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, एग्जाम चल रहा है, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है। और प्लेग्राउंड में जब लेके जाओगे ना तो बहुत ज्यादा फोकस होता है फिजिकल वाली एक्टिविटीज से, लेकिन जब आप इंडोर भी उनको गेम्स दोगे करने के लिए, पजल्स दे दी आपने, कुछ दे दी, तो मेंटल भी तो डेवलपमेंट होगा साथ साथ, मेंटल पे भी तो फोकस जाएगा। तो ये काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडोर गेम्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर है देखो 7th पॉइंट देखो, जैसे प्राथमिक चिकित्सा। तो चोट आदि लगने पर पूर्व प्राथमिक शाला में ही प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, यानी फर्स्ट एड जो होता है कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल में ही जो भी चोट लगी है उसको इलाज थोड़ा सा उसका किया जाए। ऐसे ही बीमारियों से बचाव वाला 9th पॉइंट, सामान्य बीमारी देखे जाने पर शिशुओं के अभिभावकों से संपर्क करें। अभिभावक यानी कि पेरेंट्स, गार्जियंस जो भी होंगे। फिर है सुरक्षा, शाला परिसर में सुरक्षित दीवार हो ताकि बच्चे किसी दुर्घटना के शिकार होने से बच जाए। तो ऐसे ही है ये हो गया देखरेख से रिलेटेड। फिर है शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा से रिलेटेड हम बहुत बार कर चुके हैं पॉइंट, वही कि बच्चों को अंक का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये वही वाले पॉइंट्स हैं सारे। फिर आ जाओ नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक टैबुलर फॉर्म पे पेज 41 पे आपको गिवन है, एक टेबल गिवन है देखो पेज 41 पे कि 1950 से 51 तक कितने विद्यालय थे, ठीक है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कितने थे और बच्चों ने कितने बच्चे वहां पढ़ते थे और कितने टीचर्स थे, ऐसे करके कुछ डाटा गिवन है आपको पुराना कि पहले कितने टीचर्स हुआ करते थे, कितने स्कूल हुआ करते थे, ये सारी चीजें हैं। अब इसके महत्व पे आ जाओ। महत्व हम पहले भी कर चुके हैं ना, पहले भी था ना महत्व वाला क्वेश्चन है। इसके नीचे जो पॉइंटर्स गिवन है वो महत्व है कि देख ये जो ECC है इसका महत्व क्या है, कर चुके हैं ना ऑलरेडी। इंपॉर्टेंस वाला वही सेम है इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 17, झूला घर, अनाथालय, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, ये जो अलग अलग चीजें हैं ये कैसे बच्चों के डेवलपमेंट में योगदान देती हैं। ये जो जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये कैसे बच्चे के डेवलपमेंट में योगदान देती हैं। तो सबसे पहला देखो बालवाड़ी के लिखा हुआ है, बालवाड़ी का कार्य क्षेत्र पेज 43 पे। बालवाड़ी क्या क्या काम करता है कि बच्चों को सामाजिक समायोजन सिखाता है कि सोसाइटी में बड़ों के साथ या औरों के साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे एक साथ मिलकर रहना है, ये सारी चीजें सिखाता है। हस्त कौशल हो गए अलग अलग, उनकी देखरेख करना, उनको कुशल बनाना, शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है उसको। और क्या हो गया इसमें, संतुलित आहार वगैरह प्रदान करना, जो भी कुछ बीमारियां उनके इलाज के हेतु उनको क्या कहते हैं मुक्ति दिलाना, उसके इलाज के लिए काम करना। पूर्व स्वास्थ्य का परीक्षण करना, पहले से ही टेस्टिंग वगैरह जो होती है, डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह करते हैं। बच्चों की इंद्रियों का विकास करना, उनके अंदर डिसिप्लिन का विकास करना, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट है कि कार्यक्रम, बालवाड़ी के कार्यक्रम गिवन है। कार्यक्रम में देखो है सेकंड पॉइंट, देखो बालवाड़ी के प्रतिदिन संपन्न होने वाले कार्यों के मुख्य तत्व हैं। एक कार्यक्रम अध्यापक के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि जिसमें विभिन्न साधन व उपकरण हो, अध्यापकों की सहायता करने वाली योजनाएं, कार्यक्रम होने चाहिए।
इसमें सिर्फ ना बालवाड़ी का गिवन है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको आंगनवाड़ी का, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आंगनवाड़ी का, इस क्वेश्चन में नहीं है। भाषा, खेलकूद, गतिविधि, यही सारी चीजें हैं बालवाड़ी में। आंगनवाड़ी में देखो नीचे पॉइंट्स गिवन है कि निम्नलिखित सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाती है। पूरक पोषण आहार, मिड डे मील्स वगैरह जो होती है, मील्स वगैरह, स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक टीकाकरण भी वहाँ पे होता है बच्चों का, वो बनता है ना, कार्ड बनता है आंगनवाड़ी वगैरह में, देखे होंगे अगर घर के आसपास होगा ना, कभी विजिट करना, देखना उसमें कैसे वो लोग काम करते हैं। आजकल तो जैसे पहले जब बच्चे जाते थे स्कूल, मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों में जब बच्चे जाते थे तब तो वहीं पे भोजन उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता था, लेकिन जब से कोविड वगैरह हुआ था उन्हें सूखा अनाज दिया जाने लगा था, चने वगैरह और ये सब चीजें दी जाती थी। टीकाकरण टाइम टू टाइम एक वो बना रहता था, कार्ड बना रहता था बच्चों का। अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी उन्हें, यानी कि स्कूल के लिए रेडी कराया जाता था उन्हें, काउंटिंग वगैरह, गिनती, अल्फाबेट्स हो गए, ये सब चीजें उन्हें सिखाई जाती थी, ये आंगनवाड़ी का काम है। उसके बाद है शिशु शिक्षा केंद्र का बताया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। शिशु शिक्षा केंद्र, इसके उद्देश्य हैं नेक्स्ट पेज पे गिवन, नेक्स्ट पेज का पेज 46 पे, पेज 46 में इसके उद्देश्य देखो, शैशव काल का उचित उपयोग ढंग से, वरना पहले बहुत पहले क्या होता था, बच्चे डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में जाते थे, ठीक है, कोई नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी कुछ नहीं होता था, बच्चे सिर्फ खेल कूद में लगे रहते थे और कुछ उनको नहीं आता था, कोई एबीसीडी, कोई काका काका कुछ नहीं आता था, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में जाते थे, वहीं से पढ़ना सीखते थे जो वो पढ़ना सीखते थे। लेकिन अब फर्स्ट क्लास के बच्चों को देख लो आप, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स जोड़ के पढ़ना, वो सब उन्हें आने लगा है आजकल। तो ये जो है उचित उपयोग होने लगा है उनके बचपन का, खेल खेल में ही उन्हें चीजें सिखाई जाने लगी, अगर एज अ बर्डन उन्हें ना लगे तो, एज अ बर्डन ना लगे इसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती है कि एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें सिखाया जाए। तो उनके शैशव काल जितना भी है, इन्फेंसी वाला पीरियड, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड, उसका ठीक से उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद है शिशु को प्रारंभ से ही पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक है, अपना कुछ भी अभिव्यक्ति करने के लिए, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति करना, यानी कि अपना कुछ बोलना, बताना, कुछ जो भी हिचकते हैं बच्चे, जब डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट सेकंड में होगा तो स्टार्टिंग में तो डरेंगे कई साल तक, लेकिन जब बच्चा इतने साल पढ़ के आएगा तो धीरे धीरे उसे पता लग जाएगा कि मेरे को कैसे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, जो संप्रेषण की स्किल्स हो गई, कौशल, उन सबका विकास हो जाता है, शारीरिक मानसिक विकास हो गया, स्वच्छता के नियमों के बारे में जानकारी, पढ़ने लिखने की जानकारी, आदतों का विकास, अच्छी आदतों का, वातावरण की जानकारी प्रदान हो जाती है। इसके अलावा इनके कार्यक्रम में भी वही सब है कि जो हो जाएगा वही तो करा रहे हैं बच्चों को, तो कार्यक्रम में भी वही सारी चीजें हैं। इसके लाभ देखो 10 पॉइंट्स लिखे हुए पेज 47 के स्टार्टिंग में, इसके लाभ क्या क्या है, वही लाभ है जो उद्देश्य है, वही सेम लाभ होंगे जो उद्देश्य है, कि ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है, उनके कौशल का विकास हो जाता है, 3 आवर्स के लिए रेडी हो जाते हैं, पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, हेल्थी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर है। और आई गेस इसका लास्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, मॉन्टेसरी पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति लास्ट क्लास में भी शायद थोड़ा बताया था मैंने, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा चालू की गई। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी इटली से बिलोंग करती थी, इटली से, ठीक है, इटली से बिलोंग करती थी। देखो इसमें लिखा हुआ है मौर्य मॉन्टेसरी लिखा हुआ है, उसे मारिया कर लो, मौर्य लिखा हुआ है ना, इसे मारिया कर लो, जैसे जो ओ की मात्रा लगी हुई है उसे ऐसा बना लो, मारिया मॉन्टेसरी हो गया। उनकी जो विधि थी उसी को मॉन्टेसरी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ज्यादा फोकस किस पे किया, बच्चों को सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, इस पे इनका बहुत फोकस था। खिलौनों के थ्रू और ज्ञानेंद्रियों के थ्रू इन्हें सिखाया जाए। और उनको इनकी एक लाइन थी कि बच्चों को प्रौढ़ ना मान के, प्रौढ़ का लघु रूप, प्रौढ़ क्या होता है, एडल्ट, मिनिएचर एडल्ट नहीं मानना चाहिए, कभी भी बच्चों को बच्चों की तरह ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये इनका कहना था। देखो इसकी आपकी लाइन में लिखा है, इसी में फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन में, बालक प्रौढ़ मन का लघु रूप नहीं वरन उसका अपना स्वयं का पृथक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी, हर बच्चे की अपनी अपनी पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए।
एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, साइकोलॉजिकल एक मेथड है। और क्या है इसमें, देखो इसके कुछ पॉइंट्स है कि वो शिक्षिका जो भी मॉन्टेसरी क्लास की शिक्षिका हो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य है टीचर के अंदर। मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझे, बच्चों की नीड्स को, बच्चों की इंटरेस्ट को समझे, उनके प्रति अनुराग हो, निष्पक्ष निरीक्षण करे, यानी कि पार्शियलिटी ना करे बच्चों में। टीचर्स ये चीज बहुत करती है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, क्यूट होते हैं, ये बच्चा हमें बड़ा पसंद है, तो क्यूटनेस के चक्कर में पार्शियलिटी कर देती है, कई बार जानबूझ के और कई बार अनजाने में भी हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। और मनोवैज्ञानिक क्षण में शिशु मंदिर अथवा बाल मंदिर कहा जाता है, वहां पे वातावरण अच्छा हो। और क्या क्या इन्होंने बताया, देखो इसके गुण लिखे में खेलते खेलते जोड़ना घटाना सीखना, मेन इनका खिलौनों पे फोकस था और खेल के इनके थ्रू बच्चों को सिखाना, इस पे इनका ज्यादा फोकस था। तो इसके गुण क्या है, शिक्षा के उपकरणों के प्रयोग का विचार सराहनीय है, उपकरणों को यूज करने के लिए कहती थी, ज्ञानेंद्रियों पे बल दिया, ये इनका एक एडवांटेज है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सिखाना, रुचिपूर्ण हो जाती थी, इंटरेस्टफुल हो जाती थी, चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती थी, ये सब उसके गुण हो गए। और दोष क्या है, दोष है कि स्वभावगत विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, बाल व्यक्तित्व के शारीरिक रूप को ही प्रमुखता दी जाती थी। इसमें विशिष्ट इंद्रियों के विकास को ही व्यवस्था थी, उपकरण निश्चित होते थे पहले से ही, और अगर उपकरण नहीं है तो बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है। कुछ बंधन नहीं होते थे, खेल प्रणाली में कोई मतलब फाउंडेशन नहीं थी, खेलने में एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि जहां तक बच्चों को खेल खिलाना है हमें, तो कोई लिमिट नहीं होती थी। और कोई भी एक्टिविटी कराते तो कोई सह संबंध, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था किसी भी एक्टिविटी में। तो ये इसमें दोष के तौर पे थे कुछ। तो ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है, जिसमें मेजरली अभी तक आपने देख लिया होगा कि मेन फोकस कुछ ही पॉइंट्स है जिनको बार बार रिपीट करके आपको बताया जा रहा है, बार बार वही सेम पॉइंट्स है, बस आपको ना ये क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं, इसमें और कुछ नहीं, क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं। अगर आपको खुद से समझ आ गई हो अभी तक चीजें जो लास्ट क्लास में और अभी तक पढ़ा, मेन इसमें पॉइंट्स यही है कि ईसीसी होता क्या है, क्लियरली आपको पता होना चाहिए ईसीसी है क्या। अर्ली का मीनिंग, चाइल्डहुड का मीनिंग, केयर का मीनिंग और एजुकेशन का मीनिंग, इसको लेके ही 10 क्वेश्चन बना दिए हैं इन्होंने। उसके बाद इसमें चुनौतियां और समस्याएं क्या है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, और उसके समाधान क्या है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीच में हमने किया कि अलग अलग प्रोविजंस और पॉलिसी क्या है, 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग और 2005 के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय संयुक्त संघ के अकॉर्डिंग क्या है, और बाल विकास नीति जो है, बाल नीति 2013 उसके अकॉर्डिंग क्या, एक क्वेश्चन ये था। और एक ये मॉन्टेसरी वाला था थोड़ा क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं था इस यूनिट में। मेजर आपके टॉपिक्स यही थे। इसके नेक्स्ट अब क्लास में ना विधियां और सिद्धांत करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है कि क्या क्या विधियों से इन्हें सिखाया जा सकता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप देख लीजिए सर अपने बुक में, हिंदी के अकॉर्डिंग में ये कंप्लीट हो गया, इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में काफी सारे क्वेश्चंस ना, आप देखो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखो जरा, क्वेश्चन 1 हम कर चुके थे जिसमें नेचर और सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस बतानी थी। फिर है क्वेश्चन 2, उसमें भी आपको पर्पस और डेफिनेशन वही सेम था, करा दिया था आपको। उसके बाद क्वेश्चन 3 में ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, वो कर दिए थे हमने। क्वेश्चन 4 में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 4 आप छोड़ भी सकते हैं, वही सेम है क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं क्वेश्चन 4 में भी। फिर है क्वेश्चन 5, वही फिर से सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस बताना, ये भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज नंबर 24 और 25 कि जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, ये है पेज 24 और 25 पे। ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कॉपरेशन का विकास, कॉपरेशन आए बच्चों के अंदर, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो पॉइंट्स हैं। फिर है लिंकेज वाला पॉइंट कर लिया था कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक में कैसे आपस में जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, वो वाले पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस, जो हिंदी में अभी किए वो क्वेश्चन 8 है चैलेंजेस वाला, कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ प्ले स्कूल,
चलो जो क्वेश्चन अब रह गए हैं जो अलग होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। मॉन्टेसरी वाला क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, वही सेम क्वेश्चन है, आगे पीछे है। आंगनबाड़ी वाला क्वेश्चन हिंदी में भी था जो अभी क्वेश्चन नंबर 15 है इंग्लिश में, आंगनबाड़ी वाला और मॉन्टेसरी वाला भी वही सेम है। तो जो भी थोड़ा बहुत अलग है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।